एक अरबपति जो आज भी किसी महंगे होटल में रुकने पर कमरे की एक्स्ट्रा लाइटें खुद बंद करता है, या फिर कोई बेहद सफल इंसान, बहुत ही समझदार इंसान जो अपने रिश्तों में बार बार धोखा देता है, क्या ये उनकी निजी गलतियां हैं या फिर लाखों साल पुरानी हमारी बायोलॉजी का कोई ऐसा ग्लिच जिसे हम आज तक समझ ही नहीं पाए? ये बहुत ही गहरा सवाल है। बिल्कुल। और क्या इंसान अपनी प्राचीन बायोलॉजी का गुलाम है या फिर सामाजिक नियमों का? आज के इस गहन विश्लेषण की शुरुआत करते हैं माइंड केयर विद विजय करंडे चैनल के एक बेहद दिलचस्प इंटरव्यू से। मैं इस डीप डाइव को होस्ट कर रहा हूं और मेरे साथ हमारी क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट एक्सपर्ट मौजूद हैं। हेलो। और आज की चर्चा में जिस क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट के विचारों का हमने विश्लेषण किया है, वो वाकई रोजमर्रा की जिंदगी के सबसे गहरे और असहज करने वाले सवालों को छूते हैं। बिल्कुल। इंसान अक्सर इस मुगालते में रहता है कि पैसा, रिश्ते, प्रसिद्धि या यहाँ तक कि वफादारी को लेकर वो जो भी फैसले ले रहा है वो पूरी तरह से उसके अपने स्वतंत्र विचार है। हाँ। लेकिन जब हम इसके पीछे के विज्ञान को देखते हैं ना, तो असलियत कुछ और ही नजर आती है। और यही बात इस पूरे विश्लेषण को इतना जरूरी बनाती है। अक्सर जब कोई इंसान अपने करियर में सबसे आगे निकलने की अंधी दौड़ में थक जाता है या रिश्तों की उलझनों में खुद को फंसा हुआ महसूस करता है, तो वो इसे अपनी व्यक्तिगत विफलता मान लेता है। हाँ, उसे लगता है कि शायद उसी में कोई कमी है। एग्जैक्टली। लेकिन आज हम जिस विचार पर बात कर रहे हैं वो ये साफ करता है कि ये सारी भावनाएं और संघर्ष सदियों पुराने साइकोलॉजिकल और एवोल्यूशनरी पैटर्न का हिस्सा हैं। तो आज का हमारा मिशन इन्हीं पैटर्न्स की परतों को खोलना है। सुनने वालों के लिए ये जानना बहुत जरूरी है कि वो अकेले नहीं है। एकदम सही बात है। और इसकी शुरुआत एक ऐसे विरोधाभास से करना सबसे सही रहेगा जिसे आज के दौर में सफलता का पैराडॉक्स या द पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस कहा जा सकता है। अच्छा, द पैराडॉक्स ऑफ सक्सेस। हाँ, हम अक्सर देखते हैं कि जो लोग दुनिया में एकदम टॉप पर पहुंचे हैं, सफलता के शिखर पे बैठे हैं, उनके निजी रिश्ते अक्सर बहुत उथल-पुथल भरे रहे हैं या फिर वो पूरी तरह से अकेले रहे हैं। ओके, तो जरा इसे गहराई से समझते हैं। क्या बहुत ज्यादा सफलता एक सोलो मैराथन की तरह है? मेरा मतलब है, अगर हम राजनीति में एपीजे अब्दुल कलाम का उदाहरण लें या फिर टेक की दुनिया में एलोन मस्क के बार बार टूटते रिश्तों को देखें, क्या बहुत बड़ा मुकाम हासिल करने के लिए पारिवारिक ढांचे से आजाद होना वाकई एक शर्त बन जाता है? ऐसा लगता है जैसे पारंपरिक फैमिली स्ट्रक्चर पैरों में बंधी एक जंजीर हो। देखिए, इस सवाल का जवाब इस बात पर निर्भर करता है कि कोई इंसान किस तरह के सिस्टम में सफलता ढूंढ रहा है। मतलब अगर हम पुराने समय के पारंपरिक व्यापार की बात करें, जैसे कुछ बड़े भारतीय बिजनेस घराने या पारसी समुदाय, तो वहाँ सफलता का मतलब बिल्कुल अलग था। उस दौर में एक बेहद सख्त जॉइंट फैमिली स्ट्रक्चर की जरूरत होती थी। वो एक क्लोज्ड इकोसिस्टम की तरह था, जहाँ परिवार का हर सदस्य एक ही दिशा में काम करता था। बिल्कुल, बिना किसी विरोध के सब साथ रहे। यहाँ तक कि उस जमाने में बिजनेस तभी चल सकता था जब पूरा परिवार एक साथ हो। शादियां भी प्यार के आधार पर नहीं, बल्कि इसी बात को ध्यान में रखकर की जाती थी कि लड़की उस जॉइंट फैमिली के ढांचे में फिट बैठ सके, ताकि भविष्य में संपत्ति के बंटवारे की मांग ना उठे। एग्जैक्टली। लेकिन आज का जो स्टार्टअप कल्चर है, जो ये नया कॉर्पोरेट कैपिटलिज्म है, उसने इस पूरे खेल के नियम ही बदल दिए हैं। तो क्या इसका मतलब यह है कि आज के कॉर्पोरेट ढांचे में इंसान अकेला रहकर भी बहुत बड़ा साम्राज्य खड़ा कर सकता है? उसे अब उस पुराने पारिवारिक सपोर्ट सिस्टम की जरूरत ही नहीं है? हाँ, आज के दौर में बहुत बड़ी सफलता हासिल करने के लिए परिवार का होना कोई मजबूरी नहीं है, बल्कि कई बार वो पारंपरिक ढांचा इंसान की रफ्तार को धीमा कर देता है। लेकिन सफलता की इस दौड़ में एक और मनोवैज्ञानिक पहलू है जो और भी ज्यादा हैरान करने वाला है। वो क्या? वो है परसेप्शन, यानी दिखावे की ताकत। हम अक्सर मानते हैं कि जो व्यक्ति जितना सफल या ज्ञानी दिखता है वो असल में उतना ही काबिल होगा। अरे हाँ, और यहीं पे वो टेलीप्रॉम्प्टर वाला उदाहरण आता है जो हमने सोर्स मटेरियल में देखा था। बिल्कुल। ये बात थोड़ी अजीब लग सकती है सुनने वाले लोगों को, लेकिन ऐसा कई बार होता है कि जिन्हें समाज बहुत महान विचारक या ज्ञानी मानता है, वो असल में सिर्फ एक स्क्रीन से टेलीप्रॉम्प्टर से शब्द पढ़ रहे होते हैं। हाँ, उनके पास शायद खुद के मौलिक विचार ना हो। बिल्कुल, लेकिन उनका परसेप्शन इतना मजबूत बन चुका होता है कि हर कोई उनकी बात पर यकीन कर लेता है। और ये परसेप्शन का खेल इंसान की पूरी जिंदगी को कंट्रोल कर सकता है। अगर कोई व्यक्ति 4 लाइनें खुद से सोचकर नहीं बोल सकता, लेकिन अच्छे पीआर की मदद से एक शानदार छवि बना लेता है, तो समाज उसे रातों रात सिर आंखों पर बिठा लेता है। लेकिन इसका एक बहुत बड़ा नुकसान भी है ना।
इसी दिखावे के चक्कर में इंसान एक आदर्श इंसान बनने की दौड़ में शामिल हो जाता है। हाँ, और ये आदर्श इंसान बनने की चाहत एक बहुत बड़ा भ्रम है। क्लिनिकल मनोविज्ञान के अनुसार जब कोई हमेशा खुद को दूसरों की निगाह से देखने लगता है और हर वक्त परफेक्ट दिखने की कोशिश करता है, तो उसकी अपनी असल जिंदगी खत्म हो जाती है। इसके बजाय एक मुकम्मल इंसान वो है जो सहज हो, जिसने अपने स्वाभाविक अनुभवों को पूरी तरह जिया हो। सहज होने से यहाँ क्या मतलब है? क्या इसका मतलब अपनी कमियों के साथ खुश रहना है? इसका मतलब है अपने स्वाभाविक अनुभवों को पूरी तरह जीना। जैसे जिसने बचपन में स्वाभाविक लड़ाइयाँ की हों, जो को करिकुलर एक्टिविटीज में शामिल रहा हो। जैसे एक उदाहरण लें, कोई व्यक्ति जो जिम्नास्टिक्स में स्टेट लेवल तक खेला हो, अच्छा, जिसने शारीरिक अनुशासन और हार जीत का अनुभव लिया हो, और फिर भी वो पढ़ाई लिखाई या बौद्धिक स्तर पर गहरा हो। ये जो अनुभवों की विविधता है, यही इंसान को स्वाभाविक और सहज बनाती है। मेक सेंस। तो अगर हम इस बात को पकड़ें कि इंसान को सफल होने के लिए अकेले रहना ज्यादा मुफीद लगता है और वो अपनी सहजता में जीना चाहता है, तो फिर विवाह जैसी इतनी सख्त संस्था क्यों बनाई गई? बहुत लॉजिकल सवाल है। और एक कदम और आगे बढ़े, अगर बायोलॉजिकली इंसान एक ही साथी के साथ जीवन बिताने के लिए यानी मोनोगैमस रहने के लिए नहीं बना है, तो आज भी चीटिंग या धोखे को इतना बड़ा अपराध क्यों माना जाता है? ये तो एक सीधा विरोधाभास है ना। ये इस पूरी चर्चा का सबसे दिलचस्प और गहरा सवाल है। इसे समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। होमो सेपियंस का इतिहास लगभग 3 लाख साल पुराना है। हाँ। और इस लंबे इतिहास का ज्यादातर हिस्सा इंसान ने जंगलों में शिकार करते हुए एक खानाबदोश की तरह बिताया है। उस वक्त न कोई समाज था, न कोई विवाह कानून। बायोलॉजिकल स्तर पर इंसान के जीन्स उसे हमेशा नएपन की खोज करने के लिए उकसाते हैं, जिसे हम जेनेटिक डाइवर्सिटी कहते हैं। एग्जैक्टली। इवोल्यूशन का एकमात्र उद्देश्य सिर्फ और सिर्फ अपनी जीन्स को आगे बढ़ाना था। मतलब हमारी बायोलॉजी हमें डाइवर्सिटी की तरफ धकेलती है ताकि सर्वाइवल के चांस बढ़ सकें। लेकिन फिर ऐसा क्या हुआ जिसने इस बायोलॉजिकल वायरिंग के खिलाफ जाकर विवाह का नियम खड़ा कर दिया? सारा खेल तब बदला जब इंसान ने शिकार छोड़कर खेती करना शुरू किया और एक जगह बसने लगा। यहीं से संपत्ति का कॉन्सेप्ट सामने आया। कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंजल्स के विचार इस मोड़ पर बहुत महत्वपूर्ण हो जाते हैं। हाँ, उन्होंने इस पर काफी कुछ लिखा है। बिल्कुल। जब इंसान ने जमीन, घर और पैसा जमा करना शुरू किया, तो इसके सामने एक नई चिंता खड़ी हो गई। वो चाहता था कि मरने के बाद उसकी सारी मेहनत की कमाई किसी अजनबी को न मिले, बल्कि उसके अपने असली खून, उसके अपने वारिस को ही मिले। और यहीं पर निर्विवाद पितृत्व यानी अनडिस्प्यूटेड पैटर्निटी की जरूरत पैदा हुई। हाँ, ये पक्का करना कि बच्चा उसी इंसान का है। लेकिन उस जमाने में तो कोई डीएनए टेस्ट होता नहीं था, तो फिर ये कैसे साबित हो? कोई वैज्ञानिक तरीका नहीं था, सिर्फ भरोसा ही एकमात्र रास्ता था। इसके पीछे एक बहुत ही मशहूर अफ्रीकन और ब्रिटिश कहावत भी है जो सोर्स में बताई गई है। कौन सी? मदर्स बेबी फादर्स मे बी। मतलब मदर इज अ फैक्ट, फादर इज अ फेथ। अरे वाह, ये तो बहुत ही सटीक है ना? यानी ये तो तय है कि बच्चा माँ का है क्योंकि उसने उसे जन्म दिया है, लेकिन पिता कौन है ये सिर्फ एक भरोसे की बात थी। और इसी भरोसे को एक गारंटी में बदलने के लिए समाज ने विवाह का नियम बना दिया। बिल्कुल। अपनी संपत्ति को सही वारिस तक पहुंचाने के लिए समाज ने महिलाओं की शारीरिक आजादी और भावनाओं पर सख्त पाबंदियां लगा दी। विवाह मूल रूप से कोई रोमांटिक संस्था नहीं थी, बल्कि यह एक आर्थिक और संपत्ति के हस्तांतरण का एग्रीमेंट था। तो आज जो चीटिंग हम देखते हैं वो असल में इंसान की प्राकृतिक बायोलॉजी और समाज के बनाए आर्थिक ढांचे के बीच की एक जंग है। एग्जैक्टली। मतलब इंसान के जीन्स उसे कई पार्टनर्स की तरफ खींचते हैं, लेकिन सामाजिक ढांचा उसे मोनोगेमस रहने की धमकी देता है। जब इंसान न तो समाज छोड़ पाता है और न ही बायोलॉजी को मार पाता है, तो चीटिंग जन्म लेती है। एकदम सटीक विश्लेषण है। और दिलचस्प बात यह है कि मोनोगैमी भी कोई एक तरह की नहीं होती। इवोल्यूशनरी साइकोलॉजी में इसे 4 हिस्सों में बांटा गया है। अच्छा, कौन कौन से? मेंटल, सेक्सुअल, जेनेटिक और सोशल मोनोगैमी। ये चारों अलग अलग कैसे काम करती हैं? जरा इन्हें एक एक करके समझते हैं। मेंटल मोनोगैमी से क्या मतलब है? मेंटल मोनोगैमी का मतलब है कि इंसान के दिमाग में ख्यालों के स्तर पर भी किसी और पार्टनर का विचार ना आए, जो कि मुझे लगता है बहुत मुश्किल है। मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि इंसानों के लिए ये लगभग नामुमकिन है। हमारी बायोलॉजी हमें इसके खिलाफ प्रोग्राम करती है। और दूसरा है सेक्सुअल मोनोगैमी, यानी शारीरिक रूप से जीवन भर सिर्फ एक साथी के साथ रहना।
तीसरा है जेनेटिक मोनोगमी, जिसका मतलब है कि प्रजनन या बच्चे सिर्फ एक ही पार्टनर के साथ पैदा करना। और चौथा प्रकार, क्योंकि अगर पहले 3 बायोलॉजिकली इतने मुश्किल हैं तो फिर समाज चलता कैसे है? समाज चलता है चौथे प्रकार से, जिसे सोशल मोनोगमी कहते हैं। ओके। ये सबसे अहम है। इसका मतलब है कि दुनिया की नज़रों में समाज के सामने एक आदर्श कपल की तरह रहना और बच्चों की परवरिश साथ मिलकर करना। मतलब दुनिया को दिखाने के लिए सब ठीक है? हाँ, भले बंद दरवाजों के पीछे या जेनेटिक स्तर पर सच्चाई कुछ और हो, लेकिन सामाजिक ढांचा सोशल मोनोगमी के सहारे ही टिका रहता है। लेकिन आज के समय में जब हालात बदल रहे हैं, महिलाओं के पास आर्थिक आज़ादी है, कॉन्ट्रासेप्टिव्स आसानी से मौजूद हैं, तो इस संस्था का भविष्य क्या दिखता है? क्या ये ढांचा दरक रहा है? आंकड़े और मनोवैज्ञानिक रुझान यही बताते हैं कि भविष्य में पारंपरिक विवाह कम हो जाएंगे, क्योंकि इंसान जिन जरूरतों के लिए शादी करता था, चाहे वो शारीरिक जरूरतें हो, आर्थिक सुरक्षा हो या बुढ़ापे में अकेलेपन से बचने के लिए दोस्ती हो, वे सभी जरूरतें अब बिना शादी के पूरी हो रही हैं। सही बात है। आजकल को लिविंग स्पेस बन गए हैं, डेटिंग एप्स का चलन है। तो ये तो बात हुई विवाह और संपत्ति की, लेकिन अगर हम ध्यान से देखें तो समाज सिर्फ विवाह को ही कंट्रोल नहीं कर रहा है, ये इंसान की भावनाओं को भी एक तय सांचे में ढालने की कोशिश करता है। मेरा एक सवाल है, क्या पुरुषों को अपने इमोशन जाहिर करने पर कोई इमोशन टैक्स चुकाना पड़ता है? इमोशन टैक्स बहुत ही गहरा शब्द है और ये पूरी तरह सच है। हम अक्सर सुनते हैं कि लड़के रोते नहीं हैं। हाँ, बचपन से ही सुनाया जाता है। इसके पीछे सिर्फ सामाजिक ताना बाना नहीं, बल्कि एक गहरी साइकोलॉजिकल थ्योरी है। नैन्सी चौदरो नाम की एक मशहूर मनोवैज्ञानिक ने अपनी द मेल इन एक्सप्रेसिवनेस थ्योरी में इसे बहुत अच्छी तरह समझाया है। क्या ये वही थ्योरी है जो सिगमंड फ्रॉइड के विचारों को चुनौती देती है? हाँ बिल्कुल। चौदरो ने समझाया कि जब कोई बच्चा जन्म लेता है, चाहे वो बेटा हो या बेटी, शुरुआती सालों में उसका अपनी माँ के साथ एक बहुत गहरा, लगभग बायोलॉजिकल और इमोशनल जुड़ाव होता है। लेकिन जब बेटा 6 या 7 साल का होता है तो समाज और खास तौर पर पिता को ये चिंता सताने लगती है कि लड़का कहीं ज्यादा ही माँ से जुड़ा हुआ तो नहीं है। और फिर तब उसे जानबूझकर माँ से दूर किया जाता है, उसे डांटा जाता है और लड़कों की तरह कठोर बनने को कहा जाता है। मतलब अगर वो बच्चा रोता है या इस दूरी का विरोध करता है तो उसे डांटा जाता है। यानी उस 6 साल के बच्चे के दिमाग में ये बात बैठ जाती है कि अगर मैं अपनी भावनाएं दिखाऊंगा, अपनी कमजोरी दिखाऊंगा तो मुझे सजा मिलेगी। बिल्कुल, वो अलगाव उस बच्चे के लिए एक ट्रॉमा होता है। इसी विद्रोह और डर के कारण लड़का ये सीख जाता है कि अपनी भावनाएं जाहिर करने का कोई फायदा नहीं है। बाप रे। वो एक डिफेंस मैकेनिज्म बना लेता है, भावनाओं को दबाना और बाहर की दुनिया में अपनी कीमत साबित करना। और अगर हम इसे लाखों साल पुराने इवोल्यूशन से जोड़ें तो वहां भी यही पैटर्न दिखता है। कैसे? जब इंसान जंगलों में शिकार करता था, तब सामने खूंखार जानवर होने पर रोने या भावुक होने का कोई विकल्प नहीं था। हाँ, वहां तो सिर्फ तुरंत फैसला लेने, आक्रामकता और टेस्टोस्टेरोन की जरूरत होती थी। करोना या रोना वहां सर्वाइवल के लिए खतरा बन सकता था। एग्जैक्टली। लाखों सालों तक पुरुषों ने यही शिकारी और रक्षक की भूमिका निभाई है, इसलिए रोने की आदत उनके इवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर में बहुत गहराई से फीड नहीं हुई। हालांकि इसका ये मतलब नहीं है कि महिलाओं के लिए समाज के नियम आसान रहे हैं। महिलाओं को भावनाएं व्यक्त करने की छूट तो मिली, लेकिन एक भारी कीमत पर। बिल्कुल, उन पर एक अलग तरह का नियंत्रण लगाया गया। अगर कोई महिला सामान्य तौर पर मुस्कुराकर बात कर ले या थोड़ा ज्यादा एक्सप्रेसिव हो जाए तो समाज तुरंत उसके कैरेक्टर पर सवाल उठाने लगता है, उसे जज किया जाता है। सही कहा। तो अब तक हमने भावनाओं और रिश्तों की बात की, लेकिन हमारे पुराने अनुभव और समाज हमारी एक और बहुत महत्वपूर्ण आदत को कंट्रोल करते हैं। वो क्या है? वो है पैसे खर्च करने का तरीका। ओहो। मनोविज्ञान में एक बहुत ही प्रासंगिक सिद्धांत है, पॉवर्टी स्कार हाइपोथेसिस, यानी गरीबी का निशान। अच्छा, ये मैंने कई सफल लोगों में देखा है। कुछ फाउंडर्स या करोड़पति ऐसे होते हैं जो आज भी अतिरिक्त सामान के पैसे बचाने के लिए पुरानी सूटकेस लेकर चलते हैं। ऐसा क्यों होता है कि बेहिसाब पैसा कमाने के बाद भी इंसान उस कमी वाले माइंडसेट से बाहर नहीं आ पाता? इसका जवाब हमारे दिमाग की वायरिंग में छिपा है। रिसर्च बताती है कि जो इंसान 18 से 25 साल की उम्र के बीच भारी आर्थिक संघर्ष या गरीबी देखता है, उसके दिमाग में पैसे की कमी का एक गहरा खौफ बैठ जाता है। 18 से 25 साल ही क्यों? क्योंकि ये वो उम्र होती है जब दिमाग की प्लास्टिसिटी कम हो रही होती है
और स्थायी न्यूरल पाथवे बन रहे होते हैं। तो अगर कोई व्यक्ति 25 साल की उम्र के बाद बहुत बड़ी सफलता हासिल कर ले, अरबपति बन जाए, तब भी वो पाथवे मिटली नहीं है? वो पाथवे एक तरह का ट्रॉमा रिस्पॉन्स बन चुके होते हैं। जैसा कि हमने शुरुआत में उस उदाहरण की बात की थी, एक बेहद सफल इंसान जो आज भी महंगे होटल में रुकने पर एक्स्ट्रा लाइट खुद बंद करता है। हाँ, या फिर होटल के लॉन्ड्री बिल बचाने के लिए खुद अपने कपड़ों पर प्रेस करता है। बिल्कुल। दुनिया को ये कंजूसी लग सकती है, लेकिन असल में वो इंसान आज भी अपने दिमाग में उसी 20 साल के संघर्षरत युवा वाली जिंदगी जी रहा है। ये तो बहुत ही अजीब बात है। 18 से 25 की उम्र के बीच दिमाग में जो न्यूरल पाथवे बन गया, उसे जीवन भर मिटाना लगभग नामुमकिन होता है। ये बात वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाली है कि हम आज भी अपने दिमाग में हजारों साल पुराने एवोल्यूशनरी सॉफ्टवेयर और बचपन के ट्रॉमा के गुलाम हैं। चाहे वो शिकार करने का तरीका हो, भावनाओं को दबाना हो या पैसे को लेकर बैठा हुआ डर हो। लेकिन अगर हम भविष्य की ओर देखें तो एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। जब एक नया कृत्रिम और कहीं ज्यादा ताकतवर सॉफ्टवेयर इस सब से आगे निकल जाएगा, तब क्या होगा? आपका इशारा एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरफ है, और सच कहूं तो ये आज के समय का सबसे डरावना और साथ ही सबसे रोमांचक सवाल है। बिल्कुल। अगर हम महज अपनी बायोलॉजी और डेटा के गुलाम हैं, तो क्या एआई इंसानियत को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा? देखिए, अभी तक मानव इतिहास में हमने जितनी भी तकनीकें बनाई, पहियाज, स्टीम इंजन या कैलकुलेटर, उन सब ने सिर्फ हमारी शारीरिक और गणना करने की क्षमता को बढ़ाया। लेकिन इंसान की श्रेष्ठता हमेशा उसकी भाषा, उसके लॉजिक और उसके सोचने की ताकत पर टिकी रही। लेकिन अब एआई उस श्रेष्ठता को सीधी चुनौती दे रहा है, खास तौर पर जब हम आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी एजीआई की बात करते हैं। एक ऐसी मशीन जो इंसान की तरह ही किसी भी विषय पर सोच समझ सके। हाँ, और उससे भी आगे आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एएसआई, जो इंसान की समझ से भी करोड़ों गुना आगे निकल जाए। हम हमेशा सोचते थे कि भाषा, कला और भावनाएं बहुत सब्जेक्टिव हैं, इन्हें कोई मशीन कभी नहीं समझ सकती। लेकिन आज के लार्ज लैंग्वेज मॉडल्स इंसान से बेहतर कविताएं लिख रहे हैं, तर्क कर रहे हैं, और अगर हम प्रोसेसिंग स्पीड की बात करें तो जो विलो चिप, WILLO, WO जैसी नई तकनीकें आ रही हैं, उनका स्तर अकल्पनीय है। विलो चिप के बारे में हमने सोर्स में पढ़ा था। हाँ, दुनिया का सबसे तेज सुपर कंप्यूटर, जिस कैलकुलेशन को करने में 1 सेप्टिलियन साल लगाएगा, यानी 1 के आगे 24 शून्य लगाने पर जो संख्या बनती है, उतने साल विलो चिप वही कैलकुलेशन महज 5 मिनट में कर सकती है। ये तो मानवीय दिमाग की समझ से ही परे है। बिल्कुल। अगर मशीनें इस स्तर की क्षमता हासिल कर लेंगी तो इसका असर एजुकेशन और मेडिकल साइंस पर तो पड़ेगा ही, वो तो पूरी तरह बदल जाएंगे। लेकिन एंटरटेनमेंट और मानवीय भावनाओं का क्या होगा? क्या मशीनें हमें वहां भी मैनिपुलेट कर पाएंगे? और यहीं पे बात आती है न्यूरोफिल्म्स की, जो हमारे सोर्स का सबसे रोचक उदाहरण था। ये भविष्य का एक ऐसा सच है जो किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं लगता। न्यूरोफिल्म्स? हाँ, कल्पना कीजिए कि आने वाले 10 सालों में कोई व्यक्ति एक सिनेमा हॉल में बैठा है। उसने एक खास तरह का हेलमेट पहना हुआ है जिसमें इलेक्ट्रोड्स लगे हैं। ये इलेक्ट्रोड्स सीधे उसके दिमाग के सिग्नल्स यानी ब्रेन वेव्स को पढ़ रहे हैं। ओके। अब स्क्रीन पर जो फिल्म चल रही है उसकी कोई तय लंबाई या फिक्स स्क्रिप्ट नहीं है। मतलब फिल्म 2.5 घंटे की नहीं होगी, वो दर्शक के दिमाग के हिसाब से खुद को बदल लेगी। जो पर्दे पर एक बहुत ही इमोशनल या रुलाने वाला सीन चल रहा है, हॉल में 1000 लोग बैठे हैं। एआई सिस्टम का डैशबोर्ड लाइव मॉनिटर कर रहा है कि लोगों के दिमाग में क्या चल रहा है। बाप रे। अगर उस सीन पर 1000 में से सिर्फ 880 लोग ही रोए हैं, तो वो मशीन उस इमोशनल बैकग्राउंड म्यूजिक और सीन को तब तक लंबा खींचती रहेगी जब तक पूरे के पूरे 1000 लोग रो ना दें। क्या बात कर रहे हैं? हाँ, मशीन हर एक इंसान की भावना को नापकर उसे कंट्रोल करेगी। और यही बात डर के मामले में भी लागू होगी। अगर कोई हॉरर फिल्म चल रही है और दर्शक जल्दी डर गए, तो मशीन तुरंत सीन का पेस बदल देगी ताकि उन्हें और डराया जा सके या रिलैक्स किया जा सके। एकदम सही। मशीन इंसान के हर आंसू, हर डर, हर धड़कन को लाइव मॉनिटर करेगी और उसी हिसाब से फिल्म की कहानी खुद ब खुद एडजस्ट होती रहेगी। तो अगर एआई हमारी भाषा समझ लेगा, बीमारियों का अचूक इलाज कर देगा और यहाँ तक कि हमारी सबसे गहरी भावनाओं और आंसुओं को भी स्क्रीन पर मैनिपुलेट और कंट्रोल कर लेगा,
तो फिर एक इंसान होने का क्या मतलब रह जाएगा? ये सोचने वाली बात है। इंसान के पास ऐसा क्या बचेगा जो उसे मशीन से अलग बनाएगा? इस विश्लेषण का निष्कर्ष यही कहता है कि भविष्य में अगर इंसान किसी चीज में मशीनों से बेहतर रह पाएगा तो शायद वो सिर्फ हमारे बहुत ही गहरे इमोशनल और आध्यात्मिक यानी स्पिरिचुअल अनुभव होंगे। क्योंकि आध्यात्मिकता और चेतना अभी भी मशीन की कैलकुलेशन से बाहर की चीज मानी जाती है। हालांकि कुछ वैज्ञानिकों को ये भी डर है कि शायद एक दिन एआई खुद अपनी कॉन्शियसनेस यानी चेतना भी हासिल कर ले। आज के इस पूरे गहन विश्लेषण से एक बात तो बिल्कुल शीशे की तरह साफ हो गई है। सुनने वालों ने भी ये महसूस किया होगा, हमारा जो भी व्यवहार है, चाहे वो पैसे बचाने की हमारी आदत हो, सफलता पाने की अंधाधुंध भूख हो, रिश्तों में वफादारी हो या फिर धोखा, ये सब सिर्फ हमारे अपने आजाद फैसले नहीं हैं। बिल्कुल नहीं। ये हजारों साल के डिवोल्यूशन, हमारी प्राचीन बायोलॉजी और आज के कड़े सामाजिक दबावों का एक बहुत ही जटिल मिश्रण है। हम आज भी बड़े शहरों और कॉरपोरेट ऑफिसों में उसी आदिमानव वाले दिमाग को लेकर घूम रहे हैं जो कभी जंगल में सर्वाइवल के लिए संघर्ष कर रहा था। और साथ ही हम उस सामाजिक और आर्थिक ढांचे का भारी बोझ भी उठा रहे हैं जिसे इंसान ने महज अपनी संपत्ति को सुरक्षित रखने और पितृत्व तय करने के लिए बनाया था। सही कहा। तो इस पूरी चर्चा से अंत में एक बहुत ही गहरा और बेचैन कर देने वाला सवाल उभरता है। सुनने वालों के लिए मैं ये विचार छोड़ना चाहूंगा, जरा सोचिए, अगर इवोल्यूशन ने हमें अपनी जरूरतों, अपनी सुरक्षा और अकेलेपन को मिटाने के लिए दूसरे इंसानों और रिश्तों की ओर मोड़ा था, और अब एआई, न्यूरोफिल्म्स और एडवांस तकनीक के जरिए हमारी हर भावना, हर आंसू और हर जरूरत को इंसान से भी बेहतर तरीके से समझ और कंट्रोल कर सकता है, तो क्या आने वाले कल में इंसान किसी दूसरे इंसान से प्यार करना और रिश्ते बनाना ही छोड़ देगा? ये वाकई एक डरावना ख्याल है। या हमारा एवोल्यूशनरी सफर जो जंगलों से शुरू होकर रिश्तों तक पहुंचा था, वो एक मशीन की परफेक्ट कोडिंग के आगे हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा? इस पर जरूर सोचिएगा। आज के लिए बस इतना ही।